अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जहां मुझे गोलियां लगीं वहीं से मेरा मार्च शुरू होगा। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से हुकूमत और इदारों पर लगाए गए इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट कमीशन बनाने की दरख्वास्त की, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी है, जिसका भरपूर शिकवा इमरान खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। लेकिन अहम बात यह कि इमरान खान ने कहा है कि मैं शहबाज शरीफ की जुडिशल कमीशन वाली बात को वेलकम करता हूं। ओरिया साहब, मार्च इतनी जल्दी दोबारा शुरू करने का जो इस वक्त बयान आया है इमरान खान का, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पुरअज़्म हैं। देखिए, इमरान खान पुरअज़्म बहुत है। मैं कल की मुलाकात में जो मैंने आपको बताया भी था कि ख़ास से पुरअज़्म थे और वो दोबारा जाना चाहते थे। एक तो हैरत उनको यही थी कि वो अक्सर समझते कि कॉन्स्पिरेसीज़ तो होती रहती हैं, ये भी होता है कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो थ्रेट के तौर पर प्लानिंग भी होती रहती है। लेकिन ये मैंने कहता मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि ये कर गुजरेंगे। और उससे उसने बताया कि उन्होंने कि मुझे एक से हौसला मिला है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि एक पब्लिक सपोर्ट जो थी ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इमरान खान साहब की। अब सूरत हाल ये है कि वो इस मार्च को शुरू करना चाहते हैं मंगल से, मंगल यानी 8 नवंबर से, और पीछे जो है वो काउंटडाउन बड़ी आसानी से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। और वो कहते हैं कि 15 दिन तक हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर उसमें अपना रावलपिंडी में, और रावलपिंडी में अगर इमरान खान ने लीड किया और 2-1 दिन, तो फिर ज़ाहिर बात है वही 27, 28, 29 वही तारीखें आ जाएंगी जबकि पाकिस्तान में एक चेंज होने हैं, एक बहुत बड़ी। अगरचे कि उस चेंज को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मसला सारा यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल बिल्टअप हो गई हुई है और जिस तरह की इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर डिवीजन आ गया है, वो बड़ा खौफनाक है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान ने जिन 3-4 चीज़ों का जिक्र किया है वो बहुत अलार्मिंग है। अच्छा। और ये प्लेइंग विद द फायर हैं जो कि इस वक्त हुकूमत कर रही है। वो कहते हैं कि मुझ पर हमला होता है, जिन्हें आप अंदाज़ा करें कि बेनज़ीर पे हमला हुआ था, पूरी कौम सन्नाटे में थी, किसी ने कोई मजाक नहीं उड़ाया, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। उससे पहले इमरान खान साहब जख्मी हुए थे, नवाज शरीफ खुद जाके उनको हॉस्पिटल में देखने गए थे। इसके अलावा और बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं। एक बड़ी सेंस प्रिवेल करती रही है, कोई बात नहीं करता रहा। वो कहता है अटर सरप्राइज कि आपका लेवल इस लेवल पे आ चुका हुआ है कि आप होता है, और उसके कुछ थोड़े अरसे के बाद ट्वीट शुरू हो जाते हैं कि ये एक मजहबी दहशतगर्द है। और बकायदा उन्होंने कहा कि पहले फलां पे शुरू होता है, फलां पे शुरू होता है, फिर फलां पे शुरू होता है, तो नाम नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे साफी दोस्त हैं। लेकिन उनको खुद इस इमरान खान की तहरीर के बाद खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनको कर क्या रहे थे। फिर उसके साथ साथ एक वीडियो जो है उनकी रिलीज कर दी जाती है, और उस वीडियो को सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविजन रिलीज करता है। बिल्कुल। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर किसी मुजरम को इतनी VIP ट्रीटमेंट देते हुए नहीं देखा जितनी VIP ट्रीटमेंट इमरान खान साहब पे फायर करने वाले की थी। यानी जिस शख्स पे फायर हो रहा है उस पे उसकी तो गुफ्तगू नहीं दिखाई जा रही, उसका तो बयान नहीं दिखाया जा रहा, उसकी तो स्टेटमेंट नहीं दिखाई जा रही, ये भी नहीं दिखाया जा रहा उस पे साथ हुआ है। उस शख्स को पोर्ट्रे किया जाता है, और फिर आप हैरान होंगे कि वो बात उन्होंने बड़ी कड़ियां जोड़ी हैं, बिल्कुल सही जोड़ी हैं, कि फिर उस लड़के के बयानियों को लेके उसको सच साबित करते हुए कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। वज़ीर दाखिला भी यही बात करते हैं, वज़ीर दिफा भी यही बात करते हैं, और पाकिस्तान के चंद एक साफी भी यही बात करते हैं। ये बहुत खौफनाक चीज़ है, और ये इस खौफनाकी का आप अंदाज़ा इसलिए नहीं कर सकते कि ये इमरान खान के कम अज़ कम और कुछ नहीं तो 50% तो पाकिस्तान के अंदर सपोर्टर मौजूद हैं। आप उनके जज्बात के साथ खेल रहे हो, आप उनको रिटेलिएट कर रहे हो। फिर सबको पता है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके पीछे कौन है, लोगों को अंदाजा है। फिर आप उसको प्ले करते हो। अगली जो अहम चीज इसके अंदर वो उन्होंने खासतौर पे बयान की है कि ये पूरे का पूरा सिनेरियो गुज़श्ता 15-20 दिन से ऐसा चल रहा है। अरशद शरीफ की मौत है, आज़म स्वाति जो है उसको उठाना है, उसको नंगा करके मारना है, उसके ऊपर कोई कान नहीं धर रहा। उसके बाद अरशद शरीफ के बाद इसके बाद उसकी अगली जो वीडियो आ गई है आज़म स्वाति की, ये सारा ऐसा है जैसे पाकिस्तान नहीं, हम किसी अजीब व गरीब दुनिया के अंदर बसे हुए हैं। इससे क्या होगा? मैं समझता हूं कि 9 तारीख को 8 तारीख को जो उनका मार्च वजीराबाद से शुरू होगा, ये बहुत ही जैसे कहते हैं पब्लिक
की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो इसलिए ज्यादा हो जाएगी कि फिर हो सकता है कि संभालना मुश्किल यानी हो जाए। मजीद ताकत के साथ अब वो सामने आएंगे। ताकत तो अब आएगी। हाँ, हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं लॉन्ग मार्च जो अब दोबारा से शुरू होने जा रहा है, अब उसका नारा क्या होगा? जल्दी इलेक्शन, FIR का इंदराज या फिर कुछ और? देखिए, 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल में। एक जो औरिया साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में औरिया साहब ने जो एक ही पॉइंट किया है वही काफ़ी है लोगों को जो समझते हैं कि जब PTV एक कातिल और तोते को टीवी पे दिखाता है उसकी कहानी के साथ, तो उससे समझ जाना चाहिए और उससे ज़्यादा इंडिकेशन ज़रूरत नहीं होता है कि PTV को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। तो अगर PTV को इजाज़त है कि वो तोते को दिखाएं, वो कातिल को, जब कोई भी बच्चा से बच्चा आदमी जो कानून पढ़ता है वो कहेगा यू कांट डू इट, उससे ये पता चल जाता है कि गवर्नमेंट का हाथ इस पूरे चीज़ में है। अब ये देखना है कि क्या हाथ है उसका, तो प्रिडिक्ट, ये तो आई थिंक उसी वक्त प्रूव हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आजम स्वाति का जो वीडियो है, भाई वो कौन कर सकता है? या चेयरमैन सेनेट ऑथराइज किया है, या वो लोग जो जुडिशल लॉजेस पे फ्री एक्सेस हैं, कैमरास और सारे चीजें लाके बग करना, लिसनिंग डिवाइसेस लगाना बेडरूम पे और फर्नीचर पे, वो लोग हैं। मगर ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये गंदे ट्रिक्स हमने अब तक इतना उसके खिलाफ कभी फीलिंग नहीं हुई है जो आज है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि फाइनली इतना पब्लिक रिएक्शन, और रिएक्शन नहीं रिवल्शन है कि शायद कुछ हो, शायद ऐसे ट्रिक्स को ख़त्म करें। मगर ये पहले भी हुआ है, और आई एम सॉरी टू से इंटेलिजेंस का काम ऐसा है, और जब तक ब्लैकमेल चलेगा इस दुनिया में, और ब्लैकमेल क़यामत तक चलेगा, ये होता रहेगा। जो भी आप कर लें, हाँ सज़ा पकड़ें, उनको सज़ा दें, कहें कि हम अपने लोग चेंजेस कर रहे हैं हमारे टैक्टिक्स में, मगर ये होगा। बहरहाल अगर आप समझते हैं कि आपको तसल्ली होती है तो ज़रूर जाके कहें कि उन लोगों को पकड़ें और ये वो। एंड एट दैट लेवल, देखिए कुछ लेवल होता है, एट दैट लेवल जिधर आप एक प्राइवेट इंटीमेसी को आप वायलेट करके ऐसी चीज करते हैं, ये कोई जंग तो नहीं हो रहा है भाई। आप क्या करना चाहते हैं? एक आदमी को प्रेशर में लाना चाहते हैं जो उस गवर्नमेंट का हिमायती है। बड़ी बात, कोई और तरीका नहीं है। इसी तरीका, यही एक गंदा तरीका है, तो इसका माने आपका ज़हन कितना गंदा है। आई थिंक इट रिवील्स मच मोर कि ये लोग जो करते हैं, और जो एक इदारा इसको ऑथराइज करता है, और जो एक मुल्क में ऐसी चीज़ होता रहता है और चलता रहता है एट दैट लेवल, तो मेरे ख्याल में ये, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि ये हुआ है। और PTV जैसे PTV ने चला दिया वाउडा का, और इसको पता चल गया कि गेम किसका है, बिल्कुल। कौन कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट इन पावर। अब आ जाते हैं इमरान खान का कि FIR। भाई FIR, मैं आपको बताता हूं, FIR हैज टू बी फाइल्ड, मगर उसका मतलब ये नहीं है, मगर FIR लाजमी है। इसलिए FIR इज नथिंग एल्स बट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि इसने ये कातिल है, उसका मतलब ये नहीं है इसने किया है कुछ, उसका मतलब कुछ नहीं। उसका मतलब सिर्फ ये है कि एक रिपोर्ट आ रही है जो लोग उधर थे कि ये उसमें शरीक था, बस। लेकिन सर बर्डन ऑफ प्रूफ तो फिर इमरान खान पर ही आएगा ना, बर्डन ऑफ प्रूफ। यस एग्जैक्टली। तो क्या होता, क्या मुझे पता नहीं ये क्यों इतना इंसिस्ट करते हैं कि FIR में उनका नाम हो। शायद औरिया साहब बेहतर बता सके हमें। जी देखिए, मैं आप अर्ज करूं, जहां तक FIR का ताल्लुक है, FIR ने इसने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है। और अब तो पाकिस्तान का हर रोज सिविल सर्विस का ऑफिसर जिसने को 10 साल 15 साल 20 30 35 साल गुजारे हुए हैं, वो गली मोहल्ले में आराम से बात करता फिरता है कि हम बैसियत असिस्टेंट कमिश्नर, हम बैसियत SHO, हम बैसियत DSP, हम बैसियत SP, DIG, कमिश्नर,
हम जो हैं अंडर डोरस रहते हैं और वो बताते हैं कि एफआईआर हम क्यों नहीं काट रहे। देखिए, आप एक आम आदमी जाता है, वो आके किसी के नाम पर एफआईआर कटवाता है, बेटा कितना बड़ा हो, आप नाम लिख देते हैं, उसके बाद आप खाना बे होता है एफआईआर का, तफ्तीश करते हैं कि ये इसके साथ मेरी तफ्तीश के मुताबिक चेरी मैं खारिज करता हूँ। एसएचओ को मुकम्मल इख्तियार है उसको खारिज करना, एसएचओ को इख्तियार है उसको खारिज करने कि भाई कोई मसला नहीं। लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि इस एफआईआर के अंदर खास तौर पर एक नाम की वजह से मसला अड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, अब मैं जिस ज़माने में ये लोग इस तरह के नहीं थे, मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था, उससे पहले एक मुनीर बादीनी डिप्टी कमिश्नर थे। वहाँ पर जो मलेशिया होती है वो अक्सर उनकी स्मगलिंग के साथ झगड़े वगड़े होते रहते हैं। पहले एक कर्नल साहब थे, तो उस ज़माने में उनका झगड़ा हुआ मुनीर बादीनी साहब के साथ, और मुनीर बादीनी साहब ने समझा कि गलती उनकी है, तो उन्होंने उन पे बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई। अच्छा। मैं जब डिप्टी कमिश्नर था 1997 के अंदर, तो उस जमाने में उस चेक पोस्ट के ऊपर एक कैप्टन का उनके साथ झगड़ा हो गया और उसने इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किया, और मैंने उसके ऊपर मैंने भी एफआईआर दर्ज की। और उसके बाद हुआ यह था कि उन बंदों को लेके कर्नल न्यायी साहब होते थे, वो लेके घूमना हो गए, शुरू हो गए, तो मैंने उनको भी बाकायदा उसको भी हार्बरिंग के उसमें अच्छा। दर्ज की। बाद में उस मामले को सेटल कर लिया गया। लेकिन मसला सारा यह है कि अगर वो एफआईआर दर्ज ना होती तो यकीनन वो रिलेशनशिप टेंस हो जाते, वहां से गाड़ियां गुजरना मुश्किल हो जाती। बाद दफा आपको जज्बात ठंडा करने के लिए भी एफआईआर में नाम देना पड़ता है कि भाई अल्लाह का वास्ता है, ये हमने तहकीक की, हमने ये किया, नहीं हुआ। लेकिन जब आप एफआईआर में दर्ज नहीं करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और ये सब मामला ठंडा करने की जिम्मेदारी है किसकी? कौन करेगा? कौन आ रहा है आगे? गवर्नमेंट की होती है। देखें गवर्नमेंट बदतरीन होती है वो। और यह साहब माफ करिए, जी 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 जी, और यह साहब माफ करिए, एक और चीज आपने बिल्कुल सही कहा, मगर इस वक्त ये पता क्या है, ये है लोगों की जिद। हाँ, ये जिद है और कुछ नहीं। जैसे आपने एक्सप्लेन किया, भाई जो भी वो जो एफआईआर दे रहा है, वो बात कर रहा है, उसका जबान आप नहीं पकड़ सकते हैं। वो कह रहा है फलाना फलाना फलाना, लिख लो। उसके बाद कानून कम्स इनटू प्ले। एसएचओ को, जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को, आधे घंटे में अपना इख्तियार हासिल है। उसका खाना बे होता है, वो कहता है कि ये बाकी 2-3 नाम जो है मैंने अपने तहकीक के देख लिया, मुझे नजर नहीं आता, तो ये है। क्योंकि एफआईआर तो बेसिकली एक बेस है एक आदमी की, खत्म। हम असल मसला ये है कि अब ये है ना, अब देखें भुट्टो पे एफआईआर हो सकती है, अच्छा बाकी पाकिस्तान के हर सियासतदान पे एफआईआर हो सकती है, अल्ताफ हुसैन पे 50 एफआईआरें हो सकती हैं। उसके बाद अभी आपने किस किस पे नहीं की? जब शहबाज शरीफ पे एफआईआर नहीं हुई, नवाज शरीफ पे एफआईआर नहीं हुई, इमरान खान पे एफआईआर नहीं हुई, दहशतगर्दी की एफआईआर हुई। जी, हम समझाते हैं, अल्लाह का वास्ता है, पब्लिक में थोड़ी सी आपकी जो है ना, जो डिसकनेक्शन हो गई है, ये बड़ा गलत हो गया। मैं खलारी साहब, मैं कभी कभी अक्सर औकात मशवरा दिया करता हूं। और जब एक एनडीओ में गया भी था एक दफा, तो मैंने कहा था कि म्यूटनी रिपोर्ट जो है ना 1857 की, वो जरूर पढ़ा करें। अच्छा। इतनी शानदार अंग्रेज ने कहा है कि हमारी जो 1857 में बगावत हुई थी वो ये थी कि हमारे अफसरान के और सिपाही के दरमियान राब्ते का कोई बंदा ही मौजूद नहीं था। इसलिए जब ये अफवाह फैली कि जनाब ये सुअर की चर्बी है और फलां की चर्बी है, तो हमें समझाने वाला कोई नहीं था। फिर वहां से इंडियन सिविल सर्विस आई, फिर वहां से इंडियन को रिक्रूटमेंट का मसला हुआ। आपका पब्लिक से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने जब इस तरह की सूरत हाल बनती है, आप किसी भी प्रोपेगेंडा को आप नहीं रोक सकते, किसी की जुबान को आप नहीं खत्म कर सकते। आपको कम से कम और कुछ नहीं तो पब्लिकली अपने आप को फेयर साबित करना पड़ेगा इस सारे। और इमरान खान ने जो हो गया, उसमें अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने कहा है, शहबाज शरीफ ने भी और इमरान खान ने भी, इससे क्या कुछ हम निकाल सकते हैं? इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं अगर हम वाकई इस मुल्क के अंदर कोई एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। बिल्कुल। और हिलाली साहब, अभी हम ये भी खबरें आ रही थी कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ये कहा है कि वो सालिसी की कोशिश कर सकते हैं। आप समझते हैं कि अगर वो इंटरवीन करेंगे तो कुछ मामलात हल होने की तरफ जा सकते हैं, एक टेबल पर आ जा सकता है? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि वो कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। हाँ, वो ऑप्टिक्स को बेहतर कर सकते हैं, इनको बिठाते हैं, मिलते हैं, ये वो, मगर कुछ कर नहीं सकते फॉर द वेरी सिंपल रीजन। अब आप आ जाएं, एफआईआर को छोड़ दें। एफआईआर का तो मैं कहता हूं इट्स खामखा। जब एक चार्ज होता है उनके खिलाफ जिसमें वायलेशन ऑफ द लॉ होता है, थोड़ा सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक गिने और फिर बोलें।
तो ऐसा लगता है कि इदारा का आप ऑनर बचा रहे हैं। जी जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ये बात कह चुके हैं कई दफ़ा कि एक शख्स पर तनकीद को इदारों पर तनकीद नहीं करार दिया जाना चाहिए, और ये साहब आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, पहली बात है जैसे उन्होंने कहा ना कि आईएसआई को जो है, आईएसआई जो है बुनियादी तौर पे अब एक नंबर 1 एजेंसी है। मैंने आईएसआई के साथ कम से कम 10-12 साल एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट काम किया, और मैं अफगान जहाद के ज़माने में बॉर्डर एरिया में था। ये सारे ऑपरेशन मेरे सामने होते थे, और उस जमाने में आप सोच नहीं सकते कि अमेरिकन जो थे, जिससे कहते हैं फ्लैबरगास्टेड, हैरान रह जाते थे कि इनकी इंफॉर्मेशन, इनका ताल्लुक, इनका जाना वाना। और आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल इन्वेजन जो रुकी है वो तो, वरना तो रूस जो था वो वहाँ पहुँचा होता अपना समुद्र तक, कराची तक, और रूस का हमारा हाल वही होता है जो ताजिकिस्तान का हाल है, उज्बेकिस्तान का हाल है, किर्गिस्तान का हाल था। गुर्बत थी, अफलास थी, कुछ नहीं था। जैसे रशियन फेडरेशन टूटी है, क्या बुरा हाल था, मैंने तो जाके देखा उसके अंदर। लेकिन असल मसला पता है क्या है? असल मसला यह है कि आप जिस वक्त पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर किसी न किसी तौर पे इंटरवीन करने के कोशिश करते हो, तो फिर आपने क्लियर किया करो, मत करो। उसकी बेसिक वजह यह है कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज बन चुकी हुई हैं, आईबी बनी हुई है, एफआईए बनी हुई है, बाकी चीजें बनी हुई हैं। सारा काम तो आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ही करवाना होता है ना, किसी और से नहीं करवाना था। आपने डिप्टी कमिश्नर को तो कहना होता है जाओ जाके छापा मारो, आपने उसी को तो कहना होता है जाके रास्ता रोको, आपने पुलिस वाले तो कहना होता है जहाँ के कब्जा छुड़वाओ। बराह रास्त तो कोई नहीं आता। तो फिर उसी फेस को सामने रखा करो। वो फेस बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि बराह रास्त लोगों के सामने इस तरह की गुफ्तगू ना हो सके। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला यहीं से हम आएंगे। फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से हुकूमती और इदारों पर लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है, जिसे इमरान खान ने वेलकम भी किया है। और यह साहब कितना खुश आइंद है? देखिए, पहली बात तो यह है कि फ़िक्रा बोल दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फुल बेंच कमीशन बना लें। इमरान खान साहब ने भी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। पाकिस्तान के कानून में क्या इसकी हैसियत है और क्या सूरत है, पहले इसको देख लेते हैं, और पिछले जितनी भी चीज़ें आई हैं उसको भी देख लेते हैं। 2 मिनट में पता चल जाएगा, ताकि हम नारों की जिंदगी में रहें। लोगों को बाकायदा एजुकेट करना चाहिए। देखिए, एक तो है आप कमीशन एक्ट, इंक्वायरी कमीशन एक्ट है, उसके तहत 61 का है, जिसके तहत उन्होंने कमीशन अरशद शरीफ का बनाया था। वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश होती है, गवर्नमेंट उठा के उसको किताब अलमारी में बंद कर दे, वो अपनी जगह रह जाता है। दूसरा वो कमीशन है जैसे हमूदुर रहमान कमीशन थी। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास पड़ी रही, भुट्टो साहब ने उसको छुपाए रखा, आखिर इंडिया से वो किताब लीक हो, इंडिया में छप गई। बिल्कुल ठीक। उस पर हमने कोई उस रिपोर्ट को कोई अमल दराबंदी का, रिपोर्ट की रिपोर्ट है। पाकिस्तान में अगर आप चाह रहे हैं ना, शेल्फ में चले जाएं लोगों की, बड़े बड़े जो हमारे हैं, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की शेल्फ में चले जाएं, आपको ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें मिलेंगी जो हम कराते रहते हैं। और इन्वेस्टिगेटिव फुल बेंच जो है, बुनियादी तौर पर हमारी जो अदालतें हैं वो हैं एडवर्सोरियल, जिसमें हम मुद्दई को साबित करना पड़ता है कि क्या चीज़ है, और वो उसको वो उस पर बारे सबूत उसके पास होता है। ठीक। लेकिन आपको टर्न करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में। अच्छा। जैसे हुआ था मेमोगेट के मामले में। मेमोगेट में हुआ ये था कि कियानी साहब चले गए थे और नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के चले गए थे, और उन्होंने पाकिस्तान के पूरे लीगल सिस्टम को उलट दिया था, इंक्विजिटोरियल कर दिया था, तफ्तीशी बना दिया था। फायज ईसा साहब को बाकी 3 चीफ जस्टिस से मिला के एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, और उसके अंदर बाकायदा जैसे होता है वो उन्होंने रिपोर्टें ली थी। मैं कहने का बुनियादी सजेशन ये है कि अगर दोनों एग्री करते हैं तो देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिक्टेट कर देनी चाहिए, और जैसे इमरान खान कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है कि साइफर से शुरू हो जाए अब तक। अच्छा। यानी ये 18 मार्च से लेके अब तक 7-8 महीने के अंदर जो वाकयात हैं,
जिसमें अरशद शरीफ का केस आता है, जिसके अंदर असेंबली की सूरत हाल आती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक, रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर इसमें आजम सवाती आ जाता है, जिसमें शहबाज गिल आ जाता है, ये सारे इवेंट, और जिसमें बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, इमरान खान का धरना आ जाता है, इसको सारों को एक सीक्वेंस में लेके इसके ऊपर बाकायदा तब करना चाहिए कि हमने कहां कहां गलतियां की, उस गलतियों में कसूरवार कौन था, और ये पब्लिक होनी चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, आप जिसको हम साइफर के बारे में हम कहते हैं बहुत स्टेट सीक्रेट है, 20 साल के बाद डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में अमेरिकियों ने छाप देना है, फिर आप कहेंगे उस वक्त ये हुआ था, फिर आप रोते फिरेंगे कि ये अभी अगर कर देंगे तो आपको और कुछ नहीं तो क्लियर हो जाएगा पिक्चर। लेकिन हमने जानबूझ के इसको वहां से लेके अब तक, क्योंकि अगर आपने ये पूरा ना किया और किसी एक इवेंट के ऊपर कर दिया, फोकस कर दिया, तो ना या इमरान खान नहीं मानेगा, अच्छा। या फिर शहबाज शरीफ नहीं मानेगा। बनाएं फुल कोर्ट, 13 और 14 चीफ जस्टिस में 14 जजेस बन जाते हैं, फुल कोर्ट रेफरेंस बनाएं, डेली ओपन रखें। और मैं तो इस बात का कायल हूं कि जिस तरह ओजे सिम्पसन वगैरह के उन्होंने बकायदा उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहा था, इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए ताकि लोग देखें कि क्या हो रहा है, गुफ्तगू क्या हो रही है। लोग साफियों को उसमें ना रहें कि एक साफी एक टिकर भेज रहा है, दूसरा साफी दूसरा टिकर भेज रहा है, तीसरा जगह है। ये साफी भी तो हमारे कमाल के लोग हैं ना, एक भी जिस तरह के चाहे प्ले करते हैं। हिलाली साहब, वज़ीर आज़म की जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त के इक़दाम को आप किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत ने गेंद अब अदालती कोर्ट में डाल दी है। देखिए, जुडिशल कमीशन फुल बेंच में फर्क है। एक कमीशन है वो एविडेंस को देख के, वो एविडेंस देखते हैं आपने निकाला कैसे, क्या किया। एक केस नहीं है वो एक कमीशन जो होता है, इट्स इन चार्ज ऑफ सब प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं एक जुडिशियल कंप्लेंट का, ऑन विच अ कमीशन सिट्स। तो फुल कोर्ट का मतलब वो भी हो सकता है, मगर इन दैट वेरी रेफरेंस मैं देखता हूं डिवीजन, और मैं देखता हूं कि कोई एग्रीमेंट नहीं होगी, और जो लोग का बात नहीं सुना जाएगा वो कंप्लेन करेंगे, और जिनका सुना जाएगा वो कहेंगे हम सही हैं, वो दूसरे गलत हैं। तो इधर भी ये तकसीम हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात है जी, सीधी सादी बात ये है कि हमारे पास 12-13 जजेस हैं। आपको पता है हमारे वेटिंग लिस्ट ऑफ केसेस क्या हैं? 1 लाख। अमेरिका के पास 8 जजेस हैं, उनका वेटिंग लिस्ट ऑफ केसेस क्या है? 0। अच्छा, क्यों? इधर लोग मर जाते हैं पेंशन के लिए। नेशनल बैंक के 12,000 पेंशनर्स को आज तक पेंशन नहीं मिला है, 6 मर गए अभी तक। क्यों? पता, उनके हक में फैसला किया था, मगर जब रिव्यू के लिए बैंक गई सुप्रीम कोर्ट को, वो रिव्यू डेट 5-7 साल से फिक्स नहीं हुआ है। व्हाट इज दिस? रूल ऑफ लॉ का मसला है ना हिलाली साहब। सही, तो माफ करिए। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। मसला सारा यह है कि अव्वल तो जुडिशरी जो है इस मसले में इन्वेस्टिगेटिव उसकी एबिलिटी नहीं है। जज के सफ़ा मिसल पे जो इन्वेस्टिगेशन आएगी वो उसके साथ रखेगी। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि जजेस जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं FIR से बंदा लेगी, या जनाब IB से बंदा लेगी, या लोकल पुलिस से बंदा लेगी। और तो कैसे कहते हैं, या तो यह है कि वो कहेंगे हम पाकिस्तान से किसी को नहीं लेते, हम स्कॉटलैंड यार्ड से लोगों को बुलाएंगे, हम उनको देखेंगे, हम उन पर रेस्ट करेंगे। तो ये एक तो बात यह है कि अगर आपने वाकई मुकम्मल तौर पर जुडिशरी पे करना है तो फिर तो आपको जजेस को बहुत ज़्यादा अबव द बोर्ड बिहेव करना पड़ेगा कि आप पूरे का पूरा मैक्सिमम ऑफ लॉ बदल रहे हैं और उसके ऊपर आप जुडिशरी के ऊपर रख रहे हैं। आप अपने आप को क्यों ठीक नहीं करते? आपकी इन्वेस्टिगेटिव जो पूरी की पूरी मशीनरी है वो ठीक क्यों नहीं होती? मैं आपको बात बताऊं, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि 70 के इलेक्शन क्यों ऑनेस्टली हो गए थे कि किसी ने डीसी को नहीं कहा था तुमने धांधली करनी है, किसी ने एसपी को नहीं कहा था तुमने धांधली करनी है। वो कहते हैं वही डीसी थे, वही एसपी थे, एक जगह से कंप्लेंट नहीं आई, ना बांग्लादेश उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान होता था, ना यहां से कंप्लेंट आई, क्योंकि किसी को कहा नहीं गया था। आप कहते हो तो ये सब कुछ होता है। कोई बेईमानी शौक से नहीं करता, कम से कम इस तरह के इश्यूज के अंदर
किसी को दिल नहीं। आपने उनको कहा होता है कि नहीं तुम इस तरह टिल्ट करो, तुम इस तरह करो, इस तरह बना के लो। हालत यह है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में यह लेवल आ चुका हुआ है कि 2 तरह की रिपोर्टें बना के लेके आते हैं, सर ये हक में है और ये इसके मुखालिफ है, आप जिस पे कहते हैं मैं साइन कर देता हूं। और ये जब आपका लेवल आ चुका हो फिर आप क्या करेंगे? तो एक सूरत हाल यही है। हिलानी साहब, हुकूमत ने इमरान खान के साथ दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया और गिरफ्तारियों के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। तो ऐसी नाजुक सूरत हाल में जबकि इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हुआ है तो PTI पहले ही सड़कों पर है, हुकूमत इस किस्म का अटैकिंग रवैया अफोर्ड कर सकती है? क्या समझते हैं आप? बिल्कुल नहीं कर सकती है, और ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए कि इस कौम का जो मूड है और सोच और ख्याल है वो ये नहीं, वो इसको वो रिजेक्ट करेंगे, बल्कि कुछ लोग समझेंगे कि अब तो कोई होप ही नहीं है इनके साथ समझौता होने, तो लिहाजा एक्सट्रीम मेथड्स अडॉप्ट करने लग जाएंगे। खुदा इनको थोड़ा सा अक्ल दे कि ऐसी हरकत ना करें। मगर आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन को रीड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड कर रही है एक ताकतवर इदारे पे, और ये मिस रीडिंग है सिचुएशन के। ताकतवर इदारा जो है वो कहेगा जो ये करना चाहते हैं, नो वाई, वो अपना सोच और ख्याल और अपना असेसमेंट करेगा। क्या वो समझते हैं वो आके लोगों के साथ लड़ने के लिए आए? हम दुश्मन के साथ लड़ने के लिए आए, हम अपने लोगों के साथ लड़ने के लिए नहीं आए। ये पहला उनका रिएक्शन होगा। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और इस किस्म के इररिस्पॉन्सिबल नीडलेस धमकी पाकिस्तान में अगर आपको दुश्मन बनाना है बस धमकी दो, या वो बैठ जाएगा या उम्र भर के लिए आपका दुश्मन हो जाएगा। ओरिया साहब, यही सवाल आपकी तरफ। Honestly, I don't understand. देखें 25 मई को जब मुख्तलिफ शेयरिंग्स हुई थी तो उसमें आखिर में उन्होंने 245 के तहत इस्लामाबाद जो था वो फौज के हवाले कर दिया था। जब हम फौज के हवाले करते हैं तो उसके ऊपर एक पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है जो साइन करते हैं कि द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रेवलेंट इन सच एंड सच एरिया ऑफ द सिटी, के सिविल इंतज़ामिया जो है ये फेल हो गई है अमन व अमान कायम करने के लिए इलाकों में, इसलिए हम ये आप सिटी आपके हैंड ओवर कर रहे हैं और आप मिनिमम फोर्स को इस्तेमाल करते हुए इसको आप जिसे कहते हैं अमन में और सुकून में लेके आए। पहली बात तो ये है, एक सिर्फ 6 घंटे की फाइट में आप फेल हो गए, यू सरेंडर्ड, और आपने कहा कि उसको हवाले कर दिया जाए। आप मुझे बताइए अगर 25 मई वाली सिचुएशन आगे कभी फेस हुई किसी न किसी जगह पर, तो अब मैं कभी आज सोचता हूं कि अगर जुमेरात के दिन खुदा ना खास्ता इमरान खान की डेथ हो जाती, तो आप मुझे बताइए कि वजीराबाद से लेके इस्लाम और KPK का बाकी जगह जो कुछ बेनजीर वाली सूरत हाल हुई थी, क्या आप उसको संभालने के काबिल थे? इतना बड़ा आपने हरकत कर दी। और अब फिर आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके कातिल को अपने जिलों में सजाए फिरते हैं, हीरो बनाए फिरते हैं। आपके ट्वीट्स देख लो, आपके लोगों को देख लो, आप उसकी अप्रिसिएशन देख लो, आप उसकी बातें करने देख लो। तो अगर वो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस सारे सिनेरियो के अंदर आप जिसे कहते हैं आप फेलियर की तरफ चले जाओगे। तो बुनियादी कहने का मकसद एक ही है, 10,000 दफ़ा वो हमारा पुराने ज़माने में एक ना होता था कि 100 गला एक को गल ते बहुत थोड़े पानी दे को नवाब ट्यूबवेल। ये नवाब ट्यूबवेल है इलेक्शंस। अच्छा, पाकिस्तान की कोई हल और नहीं है सिवाय इलेक्शन के। वो उसका शेर है मुनीर नियाज़ी का कि आंसू निकल पड़े तो मेरा दर्द घट गया, दरिया का जितना शोर था नहरों में बट गया। जब ये इलेक्शन अनाउंस करेंगे, लोगों का अपना गुस्सा जो है, लोगों की अपनी एनर्जी जो है इलेक्शन में गुम हो जाएगी, लोग उस तरह लग जाएंगे, आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े सरमायादार हैं, पैसा निकालेंगे, किसी को खाना मिलेगा, किसी को मजदूरी मिलेगी, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को पोस्टर वाले को मजदूरी मिलेगी, अपना सुजुकी वाले को मिलेगी, क्या क्या कुछ नहीं मिलेगा। रोजगार के नए मौके निकलेंगे। आपका बेहतरीन हल ही इलेक्शन है, कोई और नहीं, और जितनी जल्दी अनाउंस करेंगे उतना इस मुल्क में अमन होगा। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाक ने CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर को मुअत्तल कर दिया, जबकि वफाकी हुकूमत IG पंजाब को तब्दील करने का PTI का मुतालबा नहीं मान रही। इस दौरान ये खबर आई है कि IG पंजाब सूबे में मजीद काम जारी रखने से माजरत कर चुके हैं और इस हवाले से सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत भी लिख दिया है। इस तरह आम ब्यूरोक्रेटिक तकर्रुर तबादलों पर पंजाब और वफाक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े नजर आते हैं। ओरिया साहब, इस वक्त पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन ब्यूरोक्रेसी के मामलात पर एक टसल की सी सूरत हाल हम देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ CCPO गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया। तो क्या मामला चल रहे हैं पंजाब में? देखिए, ये मामला शुरू हुआ था 1988 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट के बाद। अच्छा। बेनज़ीर की गवर्नमेंट के जब आई थी तो पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और बलूचिस्तान में नवाब अकबर बुगटी की हुकूमत थी। ये दोनों हुकूमतें जो थीं, इसको ख़ास तौर पे उस ज़माने में जिसे कहते हैं बेनज़ीर के मुकाबले पे ला के खड़ा किया गया था, ताकि बेनज़ीर की हुकूमत जो है वो सही तरह चल ना सके। और उस ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम तो बहुत जूनियर ऑफिसर्स थे कि इन लोगों के यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, IG के ऊपर, पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर हमेशा झगड़े होते थे। वो कहते हैं इसको ले जाओ, हमारे काम का नहीं, वो कहते हैं इसको ले जाओ, उसका काम का नहीं। फिर उस ज़माने में ज़ाहिर बात है 80th अमेंडमेंट नहीं आई हुई थी, वफाक के पास बहुत इख्तियारात थे। ऐसे बहुत सारे महकमे थे कि जो इंटरवीन कर सकते थे। वहाँ पर वो करते थे वहाँ पर आके। फिर उसके बाद ये था कि कंकरेंट लिस्ट शामिल थी और उसके बाद सिविल सर्विस जो थी, जो फेडरल गवर्नमेंट की, वो हावी थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद 88 के बाद आगे जब 90 उसका आया है, उसका 91 में, जब 92 में नवाज शरीफ साहब आए वो बने, उस वक्त एक यूनिफॉर्मिटी आ गई थी क्योंकि उन्होंने चारों सूबों में अपने बंदे ले आए थे। ठीक, उसके बाद फिर जब बेनज़ीर की जब अपना गवर्नमेंट आई तो फिर आपको याद होगा कि यहाँ पर पंजाब के गवर्नर के अंदर हालत ये हो गई थी कि गवर्नर एक तरफ कुछ सूरत हाल करता था, वो चीफ सेक्रेटरी को उसको मानता था, चीफ मिनिस्टर उसको नहीं मानता था। बहुत कश्मकश वाली सूरत हाल। और वो वहीद काकड़ ने फिर गुलाम साहब खान से उन दोनों से इस्तीफा ले लिया। उस वक़्त से हुआ ये है, इन दोनों पार्टियों का जुल्म ये है पाकिस्तान के ऊपर, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी और ये नवाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी। एक के ईमानदार, दूसरे के बेईमान, दूसरे के बेईमान, इसके ईमानदार होने शुरू हो गए हुए। अब ये आते पड़ी 80th अमेंडमेंट भी आ गई है और उसके अंदर किसी न किसी हद तक वफाक को एक हैसियत दे भी देगी थी, लेकिन अब फिर वही सूरत है। अब मुझे ये बताइए, एक लाहौर शहर का CCPO जो है उसको आप लोगों ने इलाका मसला बना लिया हुआ है। आप मुझे बताइए कि क्या परवेज लाई उस गुलाम डोगर की जगह किसी और को लगाएगा तो वो काम नहीं कर लेगा? वो वही काम करेगा, उसने को और तो नहीं करना। उसने तो चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर मानने हैं, लेकिन आप उस बंदे को तंग कर रहे हैं कि नहीं इसको लेके आओ, तो ये कल इस जो इंतहाई फजूल तरीन किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन होती है इन आपका कई बार। और मैं तो आज मैं अभी समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बैड चॉइस जो है राना सनाउल्लाह की, राना सनाउल्लाह का मिजाज जो है एक इंतकामी मिजाज है। अच्छा। वो उसका मिजाज एक हुक्मरानी मिजाज नहीं है, एक पब्लिक सर्विस वाले का मिजाज नहीं है, और यही चीज़ जो आगे फैल रही है। ठीक है हिलाली साहब, जब विफाक और विफाकी यूनिट्स के आइनी पैरामीटर्स तय हैं तो फिर बार बार ऐसे इख्तिलाफात क्यों और कैसे सामने आ जाते हैं? क्या समझते हैं आप, प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, ये मैं थोड़े से उम्र में बड़ा हूँ औरिया साहब से। जी बिल्कुल। तो मुझे याद है कि ये 1984, 84 और 88 की बात नहीं है, ये भुट्टो साहब का तोहफा है। अच्छा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पोलिटिसाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, अच्छा, वो उनका तोहफा है पाकिस्तान के लिए। एक और दो तोहफे हैं, एजुकेशन का भी और इंडस्ट्री का भी, मगर वो अलग बात है। इस वक्त जो मैं आपको बताऊं, टोटल कंप्लीट पोलिटिसाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज रिक्रूट होते थे पब्लिक मीटिंग्स पे। अगर एक आदमी उनका बड़ा ज़बरदस्त सपोर्टर था PPP का, तो उसी मीटिंग पे वो कहते हैं शाबाश तुम जाओगे फर्स्ट सेक्रेटरी वियतनाम में। अच्छा। मैं आपको क्या बताऊं, जब वो लैटरल एंट्री स्कीम भुट्टो ने शुरू किया था तो हम लोग जो सर्विस में थे और हम देख रहे थे डायरेक्टली इंडक्टेड इनटू सर्विस, जो वो चाहते थे, तो हमने उसका कुछ अजीब सा नाम रखा था। जी मुझे नहीं मुनासिब आप है इस वक्त कहने के लिए नहीं है, मगर वो है एक ऐसा नाम जो लैटरल के वो लगभग लैटरल के तरह आती है जब आप उसको कहें। कहने की बात यह है कि आप क्या समझते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स को वो प्राइवेट सर्वेंट्स बताता है।
और मैं आपको बताता हूं, भुट्टो ने तो शुरू किया, मगर जिस तरीके से शरीफ्स ने इसको नर्चर करके परफेक्ट किया, भाई वो तो एक बाप अगर रिक्रूट करता था, बेटा उसको नौकरी देता था, कोई और अंकल उसको प्रमोट करता था, कोई और उसको पोस्ट करता था, वो पूरा फैमिली जो था वो तो इतना ओब्लाइज्ड हो जाता था शरीफ के लिए, तो दखियानों तक वो काम करने के लिए तैयार थे। ओल्ड जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स जिनको खुद और उनके बच्चे दे ओ देयर एवरीथिंग टू द शरीफ्स। तो जाहिर है जब वक्त आएगा और शरीफ्स कहेंगे ये गलत काम हमारे लिए करो, वो बिल्कुल तैयार होंगे करने के लिए। और इस वक्त हमारा सिविल सर्विस और प्रोविंशियल एंड एट द सेंटर वो पब्लिक सर्वेंट्स नहीं रहे, वो प्राइवेट सर्वेंट्स हो गए। इन द मेन की पोस्ट के लिए आप कोई नहीं पाएंगे जो इन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं हो। अब मैं फैमिलीज और नेम्स नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही कहा उनके। आप कोई चीफ सेक्रेटरीज की लिस्ट उठा लें, आप आईजीज की लिस्ट उठा लें गुज़श्ता तकरीबन 20-25 साल की, आपको बता देंगे कि फलां किसका दामाद है, फलां किसका बहनोई है, अच्छा। फलां किसका बेटा है, फलां किसका, सारा आपको शजरा नसब जो है पूरे का पूरा इतना बड़ा शजरा नसब बन जाएगा उसका। और फिर उसके साथ साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये आदमी जिसको चीफ सेक्रेटरी लगाया गया है, इस शख्स ने फलां वक्त में फलां वजीर आला का फलां केस किया था, अच्छा। या उसके फलां रिश्तेदार को बचाया था, या उसके फलां कातिल को छुड़वाया था और उसके ऊपर कवर अप किया था, और आज ये चीफ सेक्रेटरी लग गया, आज ये आईजी लग गया, और वो उनके क्रोनीज हैं। चले, और फिर सबसे बड़ी बात देखें, ये जब रिटायर होते हैं तो फिर वो उनको यही लोग जो हैं सेनेटर बना देते हैं। ये उनको वही लोग जो है, आप देखें जिस बंदे ने राना मकबूल साहब दोस्त हैं हमारे, लेकिन वो जाहिर बात है उस जमाने में वो उसमें थे जब जहाज उतरा था मुशर्रफ साहब का, तो उनको उन्होंने अपना आजकल सेंटर लगे हुए। और भी इस तरह की मिसालें हैं, बेशुमार मिसालें हैं कि जिसकी आज चीमा को अभी ताज़ा तरीन मिसाल है, आज चीमा जो हैं वो आए, अब उनको एडवाइजर लगा दिया गया। तो वो भी तैयार रहते हैं कि हम भुगतेंगे इनके लिए, हम अगर उनके लिए कुछ करेंगे तो हम भुगतेंगे, हमारे खिलाफ केस बनेंगे, हम जेल जाएंगे, जेल जाके फिर उसके बाद हमें नवाजा जाएगा। ये पाकिस्तान की सिविल सर्विस के अंदर बदकिस्मती है। और वो जो हिलारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज वेव ऑफ की थी। हिलारी साहब तो उससे पहले के रिक्रूटेड हैं, 60s के ज़माने के हैं। उसके बाद 73 में सिविल सर्वेंट को रहमो करम पे छोड़ दिया गया था मुकम्मल तौर पे, एट द विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद जो इस मुल्क के अंदर हुआ है, आप सोच, अखलाकियात, जाती अपना जिसे कहा जाह तलबी, और उसके साथ साथ अपने आकाओं की फरमा बरदारी। एक GOR का घर दे दो इनको, कान से पकड़ के जो मर्जी जो कराना करा दो, और इनके हाथ पांव भी नहीं कांपते। मैं एक और तरह के अफसर हैं जो ईमानदार हैं, मतलब रिश्वत भी नहीं लेते, लेकिन सिर्फ पोस्टिंग बचाने के लिए किसी गरीब आदमी के खिलाफ केस बना देंगे। अच्छा। सिर्फ पोस्टिंग बचाने के लिए किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट की जमीन कब्जा करवा देंगे, सिर्फ अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए, अपना कैरियर बेहतर करने के लिए एक ऐसा काम कर देंगे जो इंतहाई नाजायज होगा। ये पाकिस्तान की बेसिकली सिविल सर्विसेज की तबाही है। इसमें एक डोगर की मिसाल तो कोई चीज ही नहीं। हिलारी साहब, हम देख रहे हैं 2013 में इमरान खान को विफाक से शिकायत थी KPK के हवाले से, फिर 2018 में सिंध हुकूमत को खान साहब से शिकवा था, अब एक दफ़ा फिर यही देखने में आ रहा है। सूबों और विफाक में अलग अलग पार्टीज की हुकूमतें कायम हो, तो उनके दरमियान हम आहंगी कैसे पैदा की जा सकती है, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और 18th अमेंडमेंट इसीलिए बना है कि वाकई वो चाहते हैं कि सिंध में हर वक्त फेडरल कॉन्सेप्ट नहीं, ये प्रोविंशियल, ये सिंध में सिंधी हों और वो सिंधियों को कंट्रोल करें, सिंधियों के साथ ऐसे, और पंजाब में पंजाबी और KP में KP। मैं तो समझता हूँ कि हमारे सर्विस में एक ज़माने में जब मैं रिक्रूट हुआ था, हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं था, हालांकि ऑलरेडी एक लिहाज से ये कोटा सिस्टम था, मगर हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट था नहीं कि वी आर सिंधीज और पंजाबीज और एनीथिंग। हम फेडरल सर्विस के लोग थे, हमें 500 रुपया महीना मिलता था तनख्वाह, मगर इज्जत इतनी थी कि मरते थे लोग उस नौकरी के लिए। 500 रुपया, मैं जब सिविल सर्विस में आया
500 रुपया। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कंप्लीट चेंज आ गया उसके बाद। अब ये फिर शुरू हो गया मुहाजिर सिंधी कराची में। वो कौन शुरू किया आप बताएं? शुरू जो भी किया, इंस्टिगेट कौन किया? बहुत लोगों का कसूर है। और 18th अमेंडमेंट जो आखिरी थोड़ा सा उम्मीद था कि गुड सर्विस एग्जाम्स, मेरिट प्रमोशंस और सेल्फ बैलेंस पोस्टिंग्स के साथ जो हो सकता था, वो भी अब ख़त्म हो गया है। बेसिकली गवर्नमेंट्स जो होते हैं प्रोविंस में, वो प्रोविंशियल सर्विस वालों को प्रेफर करते हैं। वो तो इनके बिल्कुल कंप्लीटली इनके सर्वेंट्स होते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं देखा हूँ एज अ फेडरल सर्वेंट विद ए प्राइम मिनिस्टर बीबी, जो मैं कभी बीबी को एथनिक ओरिएंटेड मैंने नहीं देखा था, मगर मैंने देखा है कि वो चाहते हैं वो नौकर बने उनके, माने कि इट्स रिमार्केबल। और फिर नौकर बने और एक एक को चुप चुप कहें कि देखो हम हिलाली साहब, नाज़रीन के साथ हमारे पास इस वक्त टाइम पूरा हो चुका है शो का। नाज़रीन आज की डिस्कशन सुनिए, अगले हफ्ते हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।